नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम प्राचीन इतिहास के कुछ बेहद दिलचस्प पहलुओं पर बात करने वाले हैं। अक्सर हमें लगता है कि इतिहास का मतलब बस कुछ पुरानी तारीखों या धूल भरी किताबों को रटना है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसे एक बहुत ही थ्रिलिंग जासूसी अभियान की तरह समझना चाहिए। जरा सोचिए, एक ऐसा क्राइम सीन जहां गवाह हजारों साल पहले ही गायब हो चुके हैं और हमें सिर्फ वहां छोड़े गए कुछ सुरागों के आधार पर पूरी कहानी का पुनर्निर्माण करना है। तो आज हम इसी प्रोसेस को डिकोड करने जा रहे हैं। हम उन उपकरणों और सबूतों को बारीकी से देखेंगे जिनका इस्तेमाल करके इतिहासकार हमारे अतीत की परतें खोलते हैं। ये एक बहुत ही रोमांचक सफर होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम जासूस के काम को समझेंगे, उसके बाद अतीत की खुदाई पर बात करेंगे, उसके बाद पत्थर और सिक्कों को डिकोड करेंगे, फिर लिखित साक्ष्यों को देखेंगे और आखिर में इन सभी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखेंगे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, जासूस का कार्य, यानी एक इतिहासकार की असल भूमिका क्या होती है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि हजारों साल पुराने किसी रहस्य को आखिर सुलझाया कैसे जाता है। जाहिर है हमारे पास कोई टाइम मशीन तो है नहीं कि हम अतीत में जाकर देख लें कि उस वक्त क्या हो रहा था। इसलिए इतिहासकारों को पूरी तरह से उन सुरागों पर निर्भर रहना पड़ता है जो समय की इतनी लंबी मार झेलने के बाद भी आज तक बचे हुए हैं। ये बिल्कुल एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने जैसा है, जहां हर एक छोटा सा टुकड़ा बहुत मायने रखता है। इस पहेली को सुलझाने से पहले ये समझना जरूरी है कि इतिहास असल में है क्या। इतिहास अतीत में इंसानों द्वारा की गई कोशिशों की एक क्रोनोलॉजिकल यानी समय के अनुसार लिखी गई कथा है। ये सिर्फ घटनाओं का कोई रैंडम कलेक्शन नहीं है। इतिहास को इस तरह से क्रोनोलॉजिकल तरीके से दर्ज करने का श्रेय इतिहास के जनक हेरोडोटस को जाता है। उन्होंने हिस्टोरिका नाम की एक बहुत ही अहम किताब लिखी थी। इतिहास सिर्फ पुरानी बातें नहीं बताता, बल्कि यह अतीत को सुरक्षित रखकर हमारे भविष्य का मार्गदर्शन भी करता है। तो अतीत को जानने के लिए इतिहासकारों ने अपनी इस टूल किट को मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा है। एक तरफ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं, मतलब वो भौतिक अवशेष या चीजें जो जमीन की खुदाई करके निकाली जाती हैं, जैसे खंडहर, स्मारक या फिर पुराने हथियार। और दूसरी तरफ है साहित्यिक स्रोत, यानी वो लिखित ग्रंथ, शास्त्र और अकाउंट्स जो उस समय के विचारकों और यात्रियों ने हमारे लिए छोड़े हैं। और मजे की बात यह है कि जब ये दोनों स्रोत मिलते हैं तभी किसी भी कालखंड की पूरी और सच्ची कहानी सामने आती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, अतीत की खुदाई, जहां हम भौतिक साक्ष्यों के बारे में बात करेंगे। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प टर्निंग पॉइंट आता है। 1837 से पहले पूरे भारत में सम्राट अशोक के कई स्तंभ और शिलालेख मौजूद तो थे, लेकिन कोई भी उन्हें पढ़ नहीं सकता था। वो बस एक अनसुलझी पहेली बनकर रह गए थे। फिर 1837 में जेम्स प्रिंसेप नाम के एक विद्वान ने पहली बार ब्राह्मी लिपि को सफलतापूर्वक डिकोड किया। इस एक शानदार कामयाबी ने प्राचीन रिकॉर्ड्स के बिल्कुल नए दरवाजे खोल दिए और अचानक से वो खामोश पत्थर भी हमसे बात करने लगे। अगर हम इन अभिलेखों को देखें तो ये सिर्फ पत्थर नहीं है, बल्कि ये तो उस जमाने के शासकों के ऑफिशियल प्रेस रिलीज की तरह काम करते हैं। उदाहरण के लिए ओडिशा का हाथी गुम्फा अभिलेख राजा खारवेल के शासन की घटनाओं की पूरी जानकारी देता है। गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख बताता है कि शासक रुद्रदामन ने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जो कि एक बहुत बड़ा प्रशासनिक काम था। इसी तरह प्रयाग स्तंभ से समुद्रगुप्त की जीत और उनकी नीतियों का पता चलता है, जबकि दिल्ली का मेहरौली अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय की मिलिट्री अचीवमेंट्स का पक्का सबूत है। शिलालेखों से आगे बढ़ें तो हमारे सामने ये शानदार स्मारक आते हैं। अजंता की गुफाओं को ही ले लीजिए। ये सिर्फ वास्तुकला या आर्किटेक्चर का चमत्कार नहीं है, बल्कि ये प्राचीन भारत के बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स उस समय के लोगों की धर्मनिष्ठा, उनकी आध्यात्मिकता और उनकी बेजोड़ कलात्मक स्किल्स को दर्शाते हैं। ये हमें साफ साफ बताते हैं कि उस वक्त के समाज में किन चीज़ों को अहमियत दी जाती थी। स्मारकों की बात करें तो मंदिरों का आर्किटेक्चर हमें प्राचीन भारत के कल्चरल मैप को समझने में बहुत मदद करता है। उत्तर भारत के मंदिर मुख्य रूप से नागर शैली में बने हैं, जैसे खजुराहो का मशहूर कंदरिया महादेव मंदिर। इसके उलट दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली का दबदबा रहा, जिसका सबसे बेहतरीन उदाहरण तंजौर का विशाल राजराजेश्वर मंदिर है। और दिलचस्प बात यह है कि इन दोनों के ठीक बीच मध्य भारत में बेसर शैली विकसित हुई। ये वास्तुकला शैलियाँ प्राचीन भारत के भूगोल और संस्कृति को हमारे सामने बिल्कुल साफ कर देती हैं।
अब आते हैं तीसरे खंड पर, पत्थर और सिक्के डिकोड करना, जो हमें उस समय की इकोनॉमी समझाते हैं। ये चीजें सच में कमाल की हैं। ईसा पूर्व 5वीं सदी के इन आहत या पंचमार्क सिक्कों और अजंता की इस बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग को ध्यान से देखिए। एक तरफ ये सिक्के हमें प्राचीन अर्थव्यवस्थाओं की जटिलता और उनके काम करने का तरीका दिखाते हैं, तो दूसरी तरफ ये पेंटिंग गुप्तकालीन आर्ट के एकदम चरम पर होने का सबूत देती है। ये छोटे छोटे भौतिक अवशेष भी उस वक्त के आर्थिक और कलात्मक माहौल का कितना बड़ा प्रतीक हो सकते हैं ना। करेंसी या सिक्कों का विकास अपने आप में किसी इकोनॉमिक थ्रिलर से कम नहीं है। सबसे पुराने सिक्कों पर कोई लिखाई नहीं होती थी, बस उन पर ठप्पा मारा जाता था, इसीलिए उन्हें आहत सिक्के कहा गया। इन पर हाथी, पेड़ या आधे चांद जैसी डिजाइन होते थे। फिर मौर्य काल में हमें सबसे ज्यादा मात्रा में सिक्के देखने को मिलते हैं, जो सीसा, तांबा और कांसा जैसी धातुओं से बने होते थे। इसके बाद गुप्त काल आता है, जहां शासकों ने सबसे बड़ी संख्या में सोने के सिक्के जारी किए, जो कि एक बेहद मजबूत और अमीर अर्थव्यवस्था का सीधा सीधा संकेत है। और हाँ, ये इंडो ग्रीक शासक ही थे जिन्होंने पहली बार सिक्कों पर लेख लिखने का चलन शुरू किया। ये बदलाव हमें सदियों में हुए आर्थिक और विदेशी प्रभावों को ट्रैक करने में बहुत मदद करते हैं। चलिए अब अपने चौथे सेगमेंट पर चलते हैं, लिखित शब्द। साहित्यिक साक्ष्यों को हम मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहले हैं स्वदेशी साहित्य, जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप के भीतर ही लिखे गए, और दूसरे हैं विदेशी साहित्य, जो ग्रीस, रोम, चीन और अरब से आए यात्रियों और विद्वानों द्वारा लिखे गए विवरण हैं। ये तुलनात्मक नजरिया हमें ये देखने में मदद करता है कि स्थानीय विचार क्या थे और दुनिया भर से आने वाले लोग हमें किस तरह से देख रहे थे। अगर हम स्वदेशी ब्राह्मण साहित्य के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक बहुत ही लॉजिकल प्रोग्रेशन है। इसकी शुरुआत होती है चारों वेदों से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो सबसे प्राचीन है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथों का नंबर आता है। फिर आते हैं आरण्यक, जो जंगलों में रहकर लिखे गए और रहस्यवाद पर केंद्रित थे। और सबसे आखिर में आते हैं उपनिषद, जो पूरी तरह से दार्शनिक या फिलोसॉफिकल विचार हैं। ये क्रम हमें दिखाता है कि कैसे प्राचीन भारत में सोच कर्मकांडों से होते हुए गहन दर्शन तक पहुंची। लेकिन सब कुछ सिर्फ धर्म और दर्शन के बारे में ही नहीं था। हमारे पास उस दौर का सेक्युलर या लौकिक साहित्य भी है, जो गवर्नेंस और सोसाइटी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो व्याकरण का एक मास्टरपीस है, चाणक्य का अर्थशास्त्र तो प्राचीन शासन व्यवस्था और इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पर एक जबरदस्त और प्रैक्टिकल किताब है। कल्हण की राजतरंगिणी ऐतिहासिक लेखन का बेहतरीन नमूना है, और विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस हमें उस समय के समाज की एक बहुत ही रियलिस्टिक झलक देता है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी पहेली में विदेशी आवाजें भी बहुत जरूरी हैं। यूनानी और रोमन लेखक जैसे मेगास्थनीज, चीनी यात्री जैसे फाहियान और हुइनसांग, और अरब इतिहासकार जैसे अल मसूदी और इब्न बतूता। इनके अकाउंट्स हमारे लिए अमूल्य हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जब इन विदेशी यात्रियों की बातें हमारे अपने स्थानीय पुरातात्विक साक्ष्यों से मैच कर जाती हैं, तो वो ऐतिहासिक तथ्यों को बिल्कुल पुख्ता कर देती हैं। और साथ ही ये हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत उस समय के ग्लोबल नेटवर्क का कितना अहम हिस्सा था। अब तक हमने जो कुछ भी देखा, उन सभी अलग अलग साक्ष्यों को एक साथ रख कर देखने का समय आ गया है। कड़ियों को जोड़ना, इन सारी चीजों को इकट्ठा करने और पढ़ने का असल मकसद क्या है? जैसा कि इस कोट में बहुत ही खूबसूरती से कहा गया है, इतिहास विगत घटनाओं का एक अनुक्रमिक विवरण है। यह हमारी और हमारे समाज की दिशा और दशा का निर्धारण करता है और भविष्य को सुरक्षित रखने का प्रयास करता है। इन सिक्कों, पत्थरों और किताबों को व्यवस्थित करने का यही सबसे बड़ा महत्व है। इससे हम समाज के रूप में अपने अतीत से सीखते हैं और अपने भविष्य के लिए बेहतर स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही दिलचस्प सवाल सोचने लायक है। जरा सोचिए, आज से हजारों साल बाद जब भविष्य के इतिहासकार हमारे इस आधुनिक युग को खंगालेंगे, तो उन्हें क्या मिलेगा? हमारे समय के वो अभिलेख और आहत सिक्के क्या होंगे जो हमारी कहानी बताएंगे? क्या वो हमारे डिजिटल डेटा सर्वर होंगे या फिर हमारा ई-वेस्ट? ये हमारी अपनी विरासत और ऐतिहासिक सबूतों की अहमियत पर विचार करने का एक बहुत ही शानदार नजरिया है। आज के इस रोमांचक सफर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।